हेलो फ्रेंड्स, आज के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। संवेग संरक्षण के नियम का प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ एप्लीकेशन होता है, उससे रिलेटेड हमारा डिस्कशन है। और इस थीम के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे रिकॉइल ऑफ गन। जी हाँ फ्रेंड्स, जो गन का रिकॉइल होता है, पीछे की तरफ जो बैकवर्ड मोशन करता है गन को फायर करते समय, वो किस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से जुड़ा हुआ है, हम ये डिस्कस करेंगे। और रिकॉइल ऑफ गन एक टॉपिक के फॉर्म में डिफरेंट लेवल के स्टूडेंट्स के सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है, इसलिए आज इसे हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखा था, जहां आपने सीखा कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम अगर है तो उसका लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व्ड रहता है। और वो टॉपिक आपने अच्छे से समझ लिया होगा, तो आपके लिए रिकॉइल ऑफ गन समझना बहुत ही आसान सी बात है। यहां भी हमें एज सच कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, जब आप गन से बुलेट को फायर करते हैं तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, आप ट्रिगर जैसे ही हिट करते हैं, ट्रिगर आप दबाते हैं फ्रेंड्स, तो गन बुलेट को हिट करती है और वो बुलेट आगे की तरफ मूव कर जाती है। बहुत ही तेज मोशन उसका होता है, छोटी सी बुलेट का। बुलेट छोटी सी है, यानी उसका मास बुलेट का बहुत कम होगा और उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन जब बुलेट आगे की तरफ जा रही है, गन ने हिट किया बुलेट को और बुलेट आगे की तरफ चली गई, तो आगे जाते हुए वो बुलेट भी गन को हिट करके जाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। और बुलेट जब आगे जाती है तो गन पीछे की तरफ मूव करके आती है। और इसकी पीछे की तरफ जो मोशन है उसे हम जस्टिफाई करते हैं, उसे हम एक्सप्लेन करते हैं बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने टू बॉडीज को लेकर के एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर प्रूव किया है पिछले वीडियोस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए और उससे यहां हम गन और बुलेट के केस में अप्लाई करते चले जाएंगे। When a bullet is fired from a gun, the gun recoils. रिकॉइल मीन्स गन पीछे की तरफ आती है, बुलेट हमारी फॉरवर्ड आगे की डायरेक्शन में जाएगी तो गन पीछे की तरफ आती है, जिसे हम कहते हैं रिकॉइल ऑफ गन। हमने यहां दे भी दिया है, दैट मीन्स इट मूव्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बुलेट। यानी बुलेट अगर आगे की तरफ जा रही है तो गन पीछे की तरफ आ रही है। बुलेट से अपोजिट डायरेक्शन में जो मोशन है गन का, उसी को हम कहते हैं रिकॉइल ऑफ गन। Here we can use the principle of conservation of linear momentum to study the recoil of gun. एक बार फिर कहेंगे फ्रेंड्स कि जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उस वीडियो में जाकर के आप उसे एक बार अच्छे से देख लें और बिल्कुल सेम इमेज अपने माइंड में रखिए कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके अंदर टू बॉडीज ए एंड बी है हमारे पास, और उस पे हमने अप्लाई किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी बिफोर कोलिजन टोटल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन टोटल लीनियर मोमेंटम। तो फ्रेंड्स, यहां टू बॉडीज, जो हम आइसोलेटेड सिस्टम की टू बॉडीज ए और बी की बात कर रहे हैं, वो हमारा क्या होगा, एक तो हमारी गन हो गई और दूसरी हमारी बुलेट हो गई। एक बॉडी गन है और एक बॉडी बुलेट है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी बुलेट बॉडी है उसका मास हमने m1 लिया, और आप जानते हैं बुलेट बहुत छोटी सी बॉडी है, उसका मास कम होगा, और इस बुलेट की वेलोसिटी हमने v1 लिया आफ्टर फायरिंग। ऑफ कोर्स फायरिंग से पहले तो बुलेट और गन दोनों ही रेस्ट पे हैं, इसलिए हमने यहां अलग अलग बार बार मेंशन नहीं किया।
फायरिंग से पहले यानी बिफोर फायरिंग बुलेट का मास m1 वेलोसिटी 0, गन का मास m2 वेलोसिटी 0। लेकिन आफ्टर फायरिंग जैसे ही आप हिट करते हैं, फायर करते हैं, बुलेट का मास तो m1 है, वेलोसिटी v1 हो गई, और गन का मास m2 और वेलोसिटी v2 हो गई। Before firing, gun and bullet both are at rest. So, total initial linear momentum. Initial means firing से पहले टोटल लीनियर मोमेंटम। क्यों? क्योंकि हम यहां कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे, यानी बिफोर फायरिंग जो टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम है वो निकालें और उसको इक्वल रखेंगे आफ्टर फायरिंग टोटल लीनियर मोमेंटम। दोनों इक्वल होंगे, उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि गन कितना वेलोसिटी से रिकॉइल करती है, पीछे की तरफ जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर इनिशियल लीनियर मोमेंटम निकालना हो, आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। बिफोर फायरिंग गन की वेलोसिटी 0, मास m1, बुलेट की वेलोसिटी 0, मास m1, तो बुलेट का लीनियर मोमेंटम यानी इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1 इंटू 0, दैट इज 0। इसी तरह बिफोर फायरिंग गन का लीनियर मोमेंटम निकाले तो m2 इंटू 0, अगेन 0। तो बुलेट और गन मिलकर के एक आइसोलेटेड बॉडी है, तो टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम अगर निकाले तो 0 फॉर द बुलेट प्लस 0 फॉर द गन, यानी टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ बुलेट प्लस गन इज 0। इनिशियल लीनियर मोमेंटम टोटल हमें मिला 0। From law of conservation of linear momentum, total linear momentum of the system after firing must be equal to 0। क्यों? आप क्या लिखेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम। फाइनल यानी आफ्टर फायरिंग। तो इनिशियल जब 0 आ गया हमारा, तो हमारा फाइनल भी 0 के इक्वल होना चाहिए, बिकॉज इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। तो फाइनल लीनियर मोमेंटम अगर यहां से देखें आफ्टर फायरिंग, तो बुलेट का क्या होगा, m1 इंटू v1 और गन का m2 इंटू v2। m1 इंटू v1 बुलेट के लिए, गन का m2 इंटू v2। तो टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम दोनों को ऐड करने से आएगा, यानी m1 v1 प्लस m2 v2। ये हो गया आफ्टर फायरिंग, यानी फाइनल टोटल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल टोटल लीनियर मोमेंटम। और इनिशियल कितना है फ्रेंड्स, 0। तो हमने इसको 0 के इक्वल कर दिया। अब फ्रेंड्स, यहां से हम देखें, इनमें से किसी एक टर्म को हम दूसरे साइड शिफ्ट करें तो वो माइनस में हो जाएगा, यानी m2 v2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1 v1। और v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ गन। तो अगर हम यहां से v2 निकालना चाहें तो हमें क्या मिल जाएगा, v2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 अपॉन m2। ये टर्म इधर जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, ये निकल गया। रिकॉइल किस वेलोसिटी से करेगा गन, यानी v2 की वैल्यू यहां से निकल जाएगी अगर हमें गन और बुलेट के मास मालूम हो और बुलेट की वेलोसिटी दी हुई हो। तो फ्रेंड्स, ये आपको एज अ क्वेश्चन भी दिया जा सकता है कि किस तरीके से आप वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन निकाल सकते हैं, तब आपको यही डेरिवेशन एज सच देना है। और अगर न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो आपको ये एज अ फॉर्मूला यूज करना है। जब फॉर्मूले की तरह आप यूज करते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हमने यहां m1 बुलेट की वेलोसिटी मानी है, v1 बुलेट की, m1 बुलेट का मास माना है, v1 बुलेट की वेलोसिटी मानी है और m2 गन का मास है। इनका डेटा आप रखेंगे, आपका फॉर्मूले से रिजल्ट आ जाएगा। या आप बेसिक से स्टार्ट करें तो यहां से स्टार्ट करके सॉल्व कर दें, रिजल्ट आ जाएगा। बस जहां हमने m1 v1 m2 v2 लिए हैं उनकी जगह न्यूमेरिकल में एज सच हमें डेटा रख देना है। डेटा रखने के लिए याद रखना पड़ेगा m1 क्या है, v1 क्या है, m2 क्या है और v2 क्या है। फ्रेंड्स, कभी कभी क्वेश्चन कर लिया जाता है कि क्यों वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन वेरी स्मॉल आता है, v2 की वैल्यू क्यों बहुत छोटी आती है। तो पहले तो आप ये चीजें दिखाएंगे, यहां से ये v2 का फॉर्मूला निकालेंगे। फिर फ्रेंड्स,
आप खुद देखिए कि बुलेट का मास m1 गन के मास से बहुत छोटा होता है, या हम ये कहें कि बुलेट का जो गन का मास m2 है वो बुलेट के मास से बहुत बड़ा होगा। गन का मास बुलेट से बहुत बड़ा होगा, यानी m2 इज 2 ग्रेटर देन m1। अब अगर फ्रेंड्स ये m2 m1 से बहुत बड़ा है, जो कि डिनोमिनेटर में है, डिवाइड कर रहा है, तो ये पूरा जब टर्म डिवाइड होकर के आएगा तो m2 जितना बड़ा होता जाएगा v2 स्मॉल होता जाएगा। यानी इफ m2 इज 2 ग्रेटर देन m1 देन v2 इज 2 लेस देन v1। यानी बुलेट की वेलोसिटी की कंपैरिजन में गन की रिकॉइल वेलोसिटी वेरी वेरी स्मॉल आती है। उसका रीजन क्या है? गन का मास बुलेट के मास से बहुत बड़ा होना, और वो हम यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से ये फॉर्मूला निकाल करके प्रूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहीं से आप एक और क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जो आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि फायरिंग करते समय क्यों आपको एडवाइस किया जाता है कि गन को आपको अपने शोल्डर पर टाइटली होल्ड करना है, लूज नहीं रखना है। उसका रीजन क्या है फ्रेंड्स? जब आप गन को लूज रख देते हैं, अपने शोल्डर से दूर रख देते हैं, तो ये m2 में सिर्फ गन का मास आता है, और अगर आप टाइटली होल्ड कर लेते तो आपकी बॉडी गन के साथ मिलकर के सिंगल बॉडी बन जाती है। तो गन और आपकी बॉडी का मास मिलकर के एक बड़ा मास बन जाता है, जिसकी वजह से ये जितना बड़ा होगा v2 उतना ही छोटा, यानी गन बहुत थोड़ा सा रिकॉइल करती है। लेकिन अगर आप गन को लूज छोड़ दें तो आपकी बॉडी का मास गन के मास पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो m2 छोटा रह जाता है जो गन का मास है कंपैरेटिवली। जब आप शोल्डर पे टाइटली रखते हैं उसके कंपैरिजन में m2 कम रह जाता है इफेक्टिव मास ऑफ द गन, जिसकी वजह से v2 कंपैरेटिवली बड़ा होता है। और जब v2 बड़ा होगा, ये माइनस साइन दिखा रहा, गन आगे गई, बुलेट आगे गई है तो गन पीछे की तरफ जाएगी। नेगेटिव साइन का मतलब बुलेट आगे गई है तो गन पीछे की तरफ आएगी। आपने शोल्डर पे टाइटली नहीं रखा तो आपकी बॉडी के साथ गन मिलकर के सिंगल बॉडी नहीं बनी, और रीजन क्या हुआ? आपकी बॉडी का मास का जो इफेक्ट है वो गन के मास पे नहीं गया, यानी गन का मास कंपैरेटिवली, यानी जब आपने टाइटली होल्ड किया था उसके कंपैरिजन में गन का मास कम रह गया। तो अगर m2 कंपैरेटिवली कम रह गया तो v2 कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगा उस कंडीशन से, और चूंकि आपके शोल्डर से दूर है तो ये पीछे की तरफ यानी आपकी ओर थोड़ा तेजी से आएगी गन और आपके शोल्डर्स पे हिट कर देती है, चोट लग जाती है। इसलिए आपको कहा जाता है कि फायर करते समय आपको टाइटली गन को अपने शोल्डर के साथ अटैच करना है, यानी आपकी बॉडी और गन एक सिंगल बॉडी बन जाए, जिससे इफेक्टिव मास ऑफ द गन m2 बड़ा हो जाए, यानी रिकॉइल वेलोसिटी बहुत कम हो जाए और आपको झटका भी नहीं लगेगा और चोट भी नहीं लगेगी। इसी तरह से फ्रेंड्स, ये तो हमने रिकॉइल ऑफ गन का एग्जांपल आपको समझाया है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के अंतर्गत आप और भी इसी तरीके के एग्जांपल बिल्कुल इसी प्रोसेस से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया जाता है कि आप बोट पर सवार हैं, किनारे की तरफ आप पहुंचे जाकर के, और अब आपको नीचे उतरना है, तो आप क्या करते हैं? बोट को अपने पैरों से पुश करते हैं और आगे जंप कर जाते हैं किनारे की तरफ। जब आप आगे की तरफ जंप करते हैं तो बोट किनारे से पीछे की तरफ चली जाती है, यानी किनारे से दूर हटती है। आप आगे जंप करेंगे, बोट पीछे जाती है। रीजन यहां पे भी बिल्कुल इसी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना है, और उसमें आपको बोट और उस पर्सन को एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह लेना है, जिसमें से आइसोलेटेड सिस्टम की एक बॉडी तो पर्सन होगा और दूसरी बॉडी बोट होगी। इनिशियली दोनों रेस्ट पे हैं, क्योंकि जंप नहीं किया पर्सन ने, तो दोनों रेस्ट पे अपनी जगह पे आ गए, यानी इनिशियल लीनियर मोमेंटम जैसे यहां बताया था उसी तरह से 0 आएगा। और आफ्टर जंप पर्सन आगे की तरफ जा रहा है, उसका कुछ मास होगा, मान लीजिए हम बुलेट की जगह पर्सन कह दें तो m1 v1,
और बोट की गन की जगह बोट कह दें M2V2, तो बिल्कुल ऐसा ही कैलकुलेशन करेंगे और आप निकाल के बता देंगे किस तरह से V2 V1 से नेगेटिव है, यानी पर्सन आगे जंप करेगा तो बोट पीछे की तरफ चली जाएगी। वो भी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। इसी तरीके से आप फ्लाइट ऑफ रॉकेट और द जेट प्लेन आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रॉकेट कैसे जाता है। रॉकेट का केस अगर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से एक्सप्लेन करना है तो फ्रेंड्स आपको रॉकेट के बारे में मालूम होगा कि रॉकेट नीचे की तरफ गैसेस को तेजी से फेंकता है तो वो ऊपर फ्लाइट कर जाता है। इनिशियली ना गैस मूव करती है ना रॉकेट ऊपर जाता है, यानी इनिशियल टोटल लीनियर मोमेंटम 0, फिर गैस नीचे की तरफ भागती है। यहीं से देखिए एक चीज नीचे की तरफ जाएगा तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन यानी ऊपर की तरफ चला जाएगा, जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं और न्यूमेरिकल कर सकते हैं, जिनमें से रिकॉइल ऑफ गन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसे अपने एग्जाम पर्पस से और अपनी नॉलेज के लिए आप प्रिपेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।